जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम आप जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे, इसको विस्तार से समझेंगे, देखेंगे। तो इसके पिछले वाली क्लास में यानी कि पिछली वीडियो में जो है आपको जो है अपने चैप्टर, जो आपका चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, इस तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर में तत्वों का वर्गीकरण का इतिहास यानी कि परिचय, उसके बाद तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों होती है, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, उसके बाद जो है आवर्त सारणी के विकास का इतिहास, तो कैसे होता है, किस तरह से आवर्त सारणी का विकास शुरू हुआ, यह सब हम आपको जो है पिछली वीडियो में, पिछले क्लास में बता चुके हैं, समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और उसका वीडियो का लिंक जो है आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट पर भी जो है वीडियो है, आप वहां से अच्छे से देखेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में, इस क्लास में आपको जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम मिलता है। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वह क्या है इसमें कि 1865 में, कितने में, 1865 में न्यूलैंड नामक रसायनज्ञ द्वारा क्या किया गया भैया, न्यूलैंड के द्वारा यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, क्या होता है भैया, बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। यह नियम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। इस तरह से है भैया। जानते हैं क्या हुआ, देखिए आपको मिला ना कि तत्वों का वर्गीकरण अथवा तत्वों के आवर्त सारणी का विकास। तो क्या हुआ, हम आपको बताए कि प्रारंभ में, भाई कल की क्लास में हम आपको समझाए थे, बताए थे, तो क्या बताए थे उसमें कि प्रारंभ में जब तत्वों की खोज शुरू हुई तो क्या हुआ कि भाई उस समय तत्वों की संख्या कम थी। जब तत्वों की संख्या कम थी तो तत्वों को याद कर पाना, तत्वों का नाम, तत्वों का प्रतीक, उनका जो है उपयोग, उनके परमाणु क्रमांक और तत्वों की जो है द्रव्यमान संख्याओं को असुगमता पूर्वक याद किया जा सकता था भाई, क्योंकि संख्या कम थी, खोजे गए तत्वों की संख्या कम थी। लेकिन जैसे जैसे जो है खोजे गए तत्वों की संख्या बढ़ती गई
तो तत्वों को भाई संख्या ज्यादा हो गई तो उनका जो है उनका नाम, उसका प्रतीक, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्याएं याद करना काफी जटिल हो गया। तो उसी को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए कि किस प्रकार से तत्वों को याद किया जा सके, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने, इसके लिए रसायनज्ञों ने अपना अलग अलग नियम प्रस्तुत किया, अपना अलग अलग सारणी बनाए भैया, एक तालिका बनाया, उसी तालिका में तत्वों को जो है रखा। ठीक, तत्वों को क्या हुआ, तत्वों को व्यवस्थित किया। उसी तालिका को जो है आवर्त सारणी कहा जाता है अथवा आवर्त तालिका कहा जाता है। तो अलग अलग रसायनज्ञों के द्वारा अलग अलग नियम दिए गए, अलग अलग जो है सारणी बनाई गई, जिनमें से न्यूलैंड का एक अष्टक नियम मिलता है। इसके पहले आपको हम जो है प्राउड की संकल्पना पढ़ा चुके, उसके बाद जो है आपको डाबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत भी बता दिया गया। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में न्यूलैंड का अष्टक नियम मिल जाता है। क्लियर हो रहा है भैया? तो क्या होता है, 1865 में जो है न्यूलैंड के द्वारा एक नियम प्रस्तुत किया गया। क्या है वह नियम? कि यदि तत्वों को जो है उनके परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पे अगर व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व जो होगा वह क्या करेगा, पहले तत्वों से अपने गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। जैसे क्या होता है कि हारमोनियम में पहला स्वर जो होता है, क्या होता है, वह जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हारमोनियम में 8वां स्वर जो होता है वह पहले स्वर के बराबर होता है, यानी कि दोहराया जाता है। जैसे क्या मिलता है जानते हैं, हारमोनियम में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। देखेंगे पहला 1 2 3 4 5 6 7 क्या मिलता है 8, यानी कि अगर इसी को यहां पर जो है यहां पर खत्म करें तो पहला जो सा है वह जो है 8वें के बाद फिर से दोहराया जाएगा, यानी कि यहां पर सा से शुरू हुआ, यही सा 8वें पर फिर से आता है, गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक इसी तरह से अगर तत्वों को परमाणु क्रमांक नहीं कहेंगे भैया, परमाणु भार कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे, तो यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे प्रदर्शित किया जाए, रखा जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो प्रत्येक जो है 8वां तत्व जो है क्या करता है, पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यानी कि क्या होगा, अगर पहले तत्व को याद कर लेंगे, पहले तत्व का जो कार्य होगा, भौतिक गुण अथवा रासायनिक गुण होगा, वही 8वें तत्व का भी होगा, ऐसा न्यूलैंड बताए। ठीक, जिससे जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखेंगे यहां पर जो है लिथियम का परमाणु भार जो है 7 है, बोरान का 9 है, बेरियम है भैया, ये बेरियम का 9 है, बोरान का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का जो है परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 19 है। इस तरह से देख रहे हैं ना, यानी कि लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरान 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन क्या हुआ 7। अब जो 8वां होगा यानी कि सोडियम का जो है परमाणु भार 23 है। अब यह सोडियम जो है लिथियम से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम बेरिलियम से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा, एल्यूमिनियम बोरान से, सिलिकॉन जो है कार्बन से। ठीक इस तरह से गुणों में समानता प्रदर्शित है, चाहे जहां से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अगर हम यहां से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं से शुरू किए थे ना, इसको 1 माने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं। 8वां जो मैग्नीशियम है वह बेरिलियम से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। चाहे हम इसको ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं। 8वां एल्यूमिनियम बोरान से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। तो बस यही नियम जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। क्या कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व जो है अपने पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यह नियम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। क्लियर हो गया भैया?
चलिए, अब न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं भी मिलती हैं, अथवा हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के कुछ क्या या न्यूलैंड के अष्टक नियमों का जो है खंडन कह सकते हैं। भाई न्यूलैंड का अष्टक, भाई न्यूलैंड जो है क्या थे, वो पूरे सभी तत्वों के जो है सभी तत्वों का जो गुण था वह जो है इनके नियम पर जो है कार्य नहीं कर रहा था। यानी कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो सभी कुछ ही तत्व जो है क्या थे, अपने आठवें जो है कुछ ही तत्व जो है आठवें तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते थे, अथवा आठवां तत्व जो है पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता था। लेकिन सभी तत्व जो है ऐसा नहीं कर पा रहे थे। सभी तत्व जो है अपने पहले वाले तत्व से गुणों में समानता नहीं प्रदर्शित कर पा रहे थे। इसलिए जो है न्यूलैंड के इस नियम का जो है खंडन कर दिया गया। यही न्यूलैंड के नियम की सीमा कहलाती है, लिमिटेशन कहलाती है। बस समझना कि भैया क्या हुआ कि कुछ ही तत्व जिनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया गया, वह जो है उनमें से कुछ ही तत्व जो है अपने पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित कर सके, अथवा पहला तत्व जो है आठवें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। बाकी अन्य तत्व जो है क्या हुए वो अपने पहले और अपने आठवें तत्व से गुणों में समानता नहीं प्रदर्शित कर सकते। ठीक, जिसके लिए जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम का खंडन किया गया। ठीक, अथवा न्यूलैंड के अष्टक नियम को जो है क्या किया भैया, खंडित कर दिया गया। और यही इस प्रकार से यह जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमा कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। क्लियर हो गया? स्पष्ट है, सरल है, सिंपल है। चलिए भैया, कहने का मतलब है कि जितने तत्व यहां पर दिए गए हैं, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किए गए हैं, इतने ही तत्व जो है इनमें से प्रत्येक आठवां तत्व जो है अपने पहले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। बाकी इसके अतिरिक्त जो अन्य तत्व खोजे गए, अन्य तत्व हुए, ये सभी अन्य तत्व जो है अपने पहले तत्व से गुणों में समानता नहीं प्रदर्शित किए, कोई समानता नहीं मिली, जिसके लिए न्यूलैंड के अष्टक नियम का खंडन हो गया। यही न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमा कहलाती है, सीमाएं कहलाती हैं। ठीक, चलिए भैया इतना नोट कर लीजिए, नोट करते चलेंगे, पेन कापी लेके बैठेंगे, लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, अच्छा सीखेंगे, कुछ बेहतर सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। चलिए इसको मिटा दें, चलिए भैया इसको मिटा देते हैं। क्या मिला, मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्या हुआ भैया, 1869 में 1869 में मेंडलीव नामक रसायनज्ञ ने तत्वों को क्या करने भैया, तत्वों के बारे में सुगमता पूर्वक अध्ययन करने के लिए, तत्वों के बारे में याद करने के लिए, उसके भौतिक उसके रासायनिक गुणों को समझने के लिए मेंडलीव ने कुल जो है क्या किया भैया, 7 क्षैतिज तथा 8 ऊर्ध्वाधर वाले, 7 क्षैतिज तथा 8 ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है भैया खड़ी लाइन, इस तरह से 1
1 2 3 4 5 6, यहां से देखेंगे भैया फर्स्ट है, इसको छोड़ देंगे ना। ये फर्स्ट 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8, यानी कि 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम और 7 क्षैतिज। क्षैतिज मतलब होता है पट, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 8 जो है ऊर्ध्वाधर और 7 जिस तरह से क्षैतिज कॉलम बनाए, जिसमें जो है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया। अब मेंडलीव भी यही गलती कर रहे हैं भैया। देखे थे प्राउड की जो संकल्पना थी उसमें भी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे रखा गया, और जो न्यूलैंड जो डाबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत था उसमें भी तत्वों को जो है क्या किया गया था, परमाणु भार के ही आधार पर व्यवस्थित किया गया था, जिसमें पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत भार जो है दूसरे तत्व का परमाणु भार होता है। ठीक, अब जो न्यूलैंड का अष्टक नियम मिला, न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी वही है कि क्या हुआ, इसमें भी तत्वों को जो है बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पर रखा गया। भाई सब क्या कर रहे हैं, सभी जो है तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर रख रहे हैं, और यही गलती जो है मेंडलीव भी किए हैं। समझ में आ रहा भैया क्या हुआ, फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे। मेंडलीव ने 1869 में तत्वों के बारे में सुगमता पूर्वक अध्ययन करने के लिए, याद करने के लिए जो है क्या किया भैया, 7 क्षैतिज तथा जो है 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम वाली एक सारणी बनाए, जिसमें तत्वों को जो है उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया। ठीक भैया, यह सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी कहलाती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में खोजे गए तत्वों में कुछ धातु, कुछ जो है अधातु तथा जो है कुछ उपधातु के अतिरिक्त संक्रमण श्रेणी के तत्वों को भी रखा गया। संक्रमण श्रेणी के तत्वों को क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया, रखा गया, जिसको मुख्य रूप से जो है 8वें जो है किसमें ग्रुप में व्यवस्थित किया गया, 8वें ग्रुप में रखा गया था। ठीक, और मेंडलीव यह सारणी जो है कुछ हद तक जो है क्या होती है, सही देखी गई। कुछ हद तक जो है इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करके तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जा सका। परंतु मेंडलीव की इस आवर्त सारणी में कई कमियां रह गई। जैसे क्या मिलता भैया, हेडिंग आपको मिल जाती है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। क्या मिलता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष मीन्स होता भैया कमी को खंडन भी कह सकते हैं। ठीक ना, क्या मिला है जानते हैं, मेंडलीव की दी गई आवर्त सारणी में 0 ग्रुप वाले यानी कि अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं हुआ, कोई अलग से जो है तालिका नहीं बनाई गई। 0 ग्रुप के लिए कोई अलग से तालिका नहीं बनाई गई, ये पहली कमी मिल जाती है। क्लियर हुआ। और दूसरा जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो दूसरा दोष, दूसरी कमी मिलती है वह यह है कि तत्वों को जो है क्या किया गया, उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया गया। भाई जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित करेंगे तो सभी तत्व जो है एक दूसरे से गुणों में समानता नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे। यह मेंडलीव की दूसरी सबसे बड़ी कमी रही, दूसरी सबसे बड़ा दोष रहा।
क्लियर हुआ। और जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीसरा जो दोष मिलता है, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में धातु अधातु उपधातुओं के साथ जो है संक्रमण श्रेणी के तत्वों को भी रखा, यानी कि अपने आवर्त सारणी से संक्रमण श्रेणी के तत्वों को अलग नहीं किए। तो इस प्रकार से मेंडलीव के ये आवर्त सारणी के दोष मिल जाते हैं। क्लियर हो गया भैया। क्या मिला? मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसमें हम आपको बताए कि मेंडलीव ने 1869 में खोजे गए तत्वों के बारे में सुगमता पूर्वक याद करने के लिए, अध्ययन करने के लिए 7 क्षैतिज तथा 8 ऊर्ध्वाधर वाली एक कॉलम बनाए, जिसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम के आधार पर रखा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया। ऐसी सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी कहलाती है। क्लियर हुआ? ठीक। अब क्या मिला भैया? मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष मिल जाता है, कमी मिल जाती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष निम्न है। पहला मिलता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो है जीरो ग्रुप वाले तत्वों की, यानी कि अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था। अक्रिय गैस में क्या क्या मिलता है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, ये सब मिल जाते हैं। इनके लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था, अथवा उस समय जो है जीरो ग्रुप वाले तत्वों की खोज नहीं हुई थी। क्लियर हो गया। दूसरी सबसे बड़ी क्या कमी थी कि मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में धातु अधातु उपधातु तत्वों के साथ जो है संक्रमण श्रेणी के तत्वों को भी रखा, यानी कि संक्रमण तत्वों को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी से अलग नहीं किए थे। और तीसरा जो दोष मिलता है भैया वह क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में रखे गए तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, जिससे तत्व जो है अपने गुणों में समानता कहीं कहीं प्रदर्शित कर रहे थे और कहीं कहीं इनके गुणों में समानता नहीं प्रदर्शित हो रही थी। अथवा हम यह कह सकते हैं कि उनके समय में खोजे गए जो तत्व थे वो तो अपने गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन बाद में जिन तत्वों की खोज हुई उन तत्वों के लिए ना तो जो है इनकी आवर्त सारणी में जगह रहा और ना ही जो है वे तत्व जो है अपने क्या कर रहे थे भैया? गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहे थे। तो यह दोष जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष कहलाते हैं। क्लियर हो गया। परंतु मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ हद तक जो है क्या होती है भैया? तत्वों के भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करती है। इन्हीं जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर या मोसले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ संशोधन कर दिया। मोसले नामक जो है रसायनज्ञ ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ संशोधन किया, ठीक, जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी अथवा मोसले की आवर्त सारणी अथवा आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। क्या मिला भैया? यहां तक समझ में आ गया। अब हेडिंग मिल जाती है मोसले की आवर्त सारणी। मोसले की आवर्त सारणी, मोसले की आवर्त सारणी को क्या नाम देते हैं भैया? और इसको कह सकते हैं कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कह लीजिए, चाहे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कह लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी कह लीजिए। तो क्या हुआ भैया इसमें जानते हैं?
मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई, इन्हीं मेंडलीव की आवर्त सारणी में मोसले नामक रसायनज्ञ ने कुछ संशोधन कर दिया, कुछ चेंजिंग कर दिए, कुछ बदलाव कर दिए, जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी अथवा मोसले की आवर्त सारणी अथवा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब बदलाव क्या किए भैया मोसले, क्या किए, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए। क्या किए भैया, जो मेंडलीव जो क्या किए थे, 7 क्षैतिज और 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए थे अपने आवर्त सारणी में। मोसले जो है क्या करते हैं भैया, 7 क्षैतिज और 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम बना देते हैं। कितना, 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम बना देते हैं। और आवर्त सारणी में 0 ग्रुप वाले तत्वों को भी स्थान दिया जाता है, और जो संक्रमण तत्व थे आवर्त सारणी से संक्रमण तत्वों को अलग कर दिया गया। बस यही आवर्त सारणी मोसले की आवर्त सारणी अथवा मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहलाती है, अथवा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। चलिए मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी को ड्रा करते हैं, समझते हैं, डायग्राम देखते हैं, आरेख देखते हैं, सारणी कैसे बनती है उसको समझ लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए भैया तो इसको मिटा दें, चलिए देखेंगे।